के बहुत बड़ा बदलाव हमने किया है और हम आने वाले टाइम में बहुत कुछ करने वाले हैं आरसीएम के माध्यम से। तो हमें इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हम किस वे में चल रहे हैं और हमारी मतलब क्या गति और प्रगति बढ़ रही है, उसके ऊपर ध्यान देना है। तो मैं ज्यादा विलंब ना करते हुए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और सर को इनवाइट करते हैं। प्लीज वेलकम आदरणीय सर, प्लीज वेलकम सर। जी स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया मनराज भैया। और सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। जैसा कि धनराज भाई ने बताया, कल एक ऊर्जावान कार्यक्रम हुआ आरसीएम वर्ल्ड में, आज भी चल रहा है। जो महिलाओं के लिए एक स्पेशल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक स्पेशल प्रोग्राम आयोजित किया गया और देश भर से अ, हर राज्य से इसमें बहुत सारी महिलाएं शामिल हुई और जरूर कोई बहुत बेहतरीन निर्णय लेने की स्थिति में वो है। इससे कुछ जो आरसीएम का एक मुख्य मकसद है, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य रक्षा और स्वावलंबन, तीनों में उस दिशा में एक अच्छा कार्य होता हुआ नजर आ रहा है। मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की कुछ बातचीत, क्योंकि मेरे लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है, हर दिन एक चुनौती है, हर दिन एक जिम्मेदारी है कि जो ये हमारा अभियान है इसको एक सही दिशा में ले जाने का हमें क्या प्रयास करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो मैं आपको थोड़ा सा अपना एक निजी अनुभव या निजी मेरी जो थोड़ा सा रहता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आज मैंने ईश्वर से कुछ बातचीत की, अपलाइन से बातचीत की है ना। तो मेरा अपलाइन एक ही है, ईश्वर, परम पिता, परमात्मा। मैंने उनसे पूछा कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी तो दे दी, पर मार्क भी तो दीजिए। तो वो कहते हैं कि मैं किसी को कुछ भी नहीं देता, न मैं कोई कार्य बताता हूँ। हर इंसान अपना स्वयं चुनाव करता है। तुमने भी ये चुनाव तुमने किया है, मैंने कुछ दिया नहीं। अगर मेरे को देना होता और मैं ऐसा कार्य करता तो फिर मैं सबको अपनी इच्छा के अनुसार काम देता। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम जब ऊपर वाले से बात करते हैं और उसके जो जवाब आते हैं ना, बड़े। तो मैंने पूछा, क्या मैंने गलत चुन लिया, क्या मेरा निर्णय गलत हो गया? वो बोलता है कि ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये मेरा काम ही नहीं है। तुम खुद सोचो, गलत हुआ है कि अच्छा हुआ है, या सही क्या है और गलत क्या है, ये इंसान का काम है, मेरा काम नहीं है। तो मैंने फिर पूछा, मैं मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। आपके जो जवाब आ रहे हैं उससे मेरा दुविधा और बढ़ती जा रही, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि मैंने इंसान को पूर्ण बनाया है, पूर्ण सक्षम बनाया है। इस कायनात में सर्वश्रेष्ठ कृति है मेरी इंसान। उसमें सारी क्षमताएं हैं, निर्णय लेने की क्षमता है, उसको पूर्ण करने की क्षमता है। तो अब इसके आगे मैं नहीं करता। यही धरती की रचना का रहस्य है। जो भी करना है इंसान को करना है। मैं फिर बड़ा ऐसी स्थिति और ऐसे उत्तर आते हैं कि आप बिल्कुल
जिस उम्मीद की हम सोच के बात करते हैं ना, वैसा कुछ होता नहीं, कुछ अलग ही होता है। फिर भी मैंने कहा कुछ तो मार्ग बता दीजिए, कुछ तो इशारा दे दीजिए। तो वो बोलते हैं कि जो तुम सोच रहे हो वो अपूर्ण है, वो गलत सोच रहे हो। तुम यदि कुछ सोच रहे हो कि मैंने कुछ किया है, तो तुम गलत सोच रहे हो। मैंने इस धरती पर जितना इंसान को सक्षम बनाकर भेजा है, उसके हिसाब से तुमने अभी कुछ भी नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया, तुम गलत फहमी में जी रहे हो बस। ये तो शुरू भी नहीं किया अभी तुम। फिर बड़ा, और मेरा थोड़ा चेहरा जब ऐसा हुआ, क्योंकि जिस उम्मीद को लेकर, जो कि भाई चलो आज बात करते हैं, कुछ रास्ता मिल जाएगा, पर और उलझ जाता है। तो जब चेहरे पर निराशा का भाव देखा, तो ईश्वर क्या मुस्कुराता है, बोलता है सबसे पहले तू इस चेहरे की उदासी मिटा। मैं बोलता गुरुदेव आप तो उत्तर ही ऐसे दे रहे हो कि मेरा तो तनाव और बढ़ता जा रहा है। कुछ तो मार्ग दे दीजिए। आप बोल रहे हो कि तुमने ही चुना है, कुछ तो मार्ग दे दीजिए, क्या होगा कि नहीं होगा। जब बहुत जिद की तो वो बोले तुम इतनी जिद कर रहे हो तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जो है इससे बुरा कुछ नहीं होगा। अच्छा तुम कितना कर सकते हो ये तुम्हारे ऊपर, ये मेरा काम नहीं। मैं भविष्यवाणी नहीं करता, ये मेरा काम ही नहीं। क्योंकि मैंने इंसान को ही सर्वगुण संपन्न और सारी क्षमताएं देकर भेजा है, और मैं कभी भी अपने नियम नहीं तोड़ता। इंसान तुम तोड़ते हो। तुमको लगता है कि मैं ही इस धरती पर कुछ कर सकता हूँ, दूसरे कुछ नहीं कर। तुम अनेक अनेक गलत फहमियों को, मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं तो सोचता हूँ कि हर कोई कुछ कर सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातचीत हुई, और फिर उसके बाद तो सारी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी कि खुद ही विश्लेषण करो। बस मैंने इशारा दे दिया है कि तुम अभी जो कर रहे हो वो पूर्ण नहीं है, बहुत सारी गलतियां तुम कर रहे हो। मैंने कहा क्या गलती है, कुछ तो बता दो। बोलते फिर वही बात करते हो। यही नादान इंसान को स्वयं ढूंढना पड़ेगा। मैंने इशारा दे दिया है, अब तुम्हारा काम कि तुम्हारे में क्या कमी है, तुम्हारे में क्या गलतियां हैं, वो खुद ढूंढो। मैंने इतना क्षमता दी है, इतना तुमको विश्लेषण क्षमता दी, इतना पहचानने की क्षमता दी, इतने निर्णय लेने की क्षमता दी है। तुमको उनका उपयोग करना पड़ेगा। मेरा काम नहीं है, मैंने इशारा दे दिया है, अब तुम खोज करो। यही ये प्रकृति की रचना है। तो साथियों में उस बातचीत के आधार पर कुछ इशारे हम चर्चा करेंगे, कुछ इशारे चर्चा करेंगे। बाहर से इशारे ही मिल सकते हैं। मैं अपने अनुभव के आधार पर अपने मन की बात आपको कह सकता हूं, लेकिन आपके मन के हिसाब से आपको अपने समाधान सबको निकालने होंगे। ईश्वर कहता है कि मैंने सबको पूर्ण सक्षम बनाकर इस धरती पर भेजा है। केवल हम उसको
ढूंढेंगे नहीं, खोजेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो हम ऐसे ही चले जाएंगे, हम अपने आप को जान ही नहीं पाएंगे। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। वो कहता है कि अगर बाहर से ही मिलना होता, दूसरे के बताए हुए मार्ग से अगर रास्ता मिलना होता, तो अब तक सबको ही मिल चुका होता। कि ज्ञान की इस दुनिया में कोई कमी नहीं, सब अपने अपने ज्ञान की बातें कहते हैं, सब आपको रास्ता बताते हैं, फिर भी क्यों नहीं रास्ता मिलता है? क्योंकि वह तरीका है ही नहीं। वो बोलते हैं वो तरीका है ही नहीं, आपको अपना मार्ग निर्धारित करना पड़ेगा। और हम सभी जब ये मान लेते हैं कि मैंने तो कुछ कर लिया है, मैं सब कुछ कर चुका हूं, दूसरों की वजह से मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, ईश्वर कहता है ये तुम्हारी गलत फहमी है। अभी तुमने कुछ किया ही नहीं और तुम मान रहे हो कि मैंने कुछ कर लिया है। अभी तो तुमने शुरू भी नहीं किया और उसी से पहले अंत समझ बैठे। तुम्हारे अंदर जो भंडार भरा पड़ा है, असीम क्षमताओं का भंडार पड़ा पड़ा है, और जिस दिन यही गलत फहमी की वजह से ये तुम्हारा सारा भंडार जो है वो भरा ही पड़ा हुआ है। तो ये मान लेना कि मैंने कुछ किया है या मैंने कुछ कर लिया है, शायद उसका जो इशारा मिल रहा है उस हिसाब से तो मुझे ये लगता है कि ये मान लेना ही हम अपने प्रति एक अन्याय कर रहे हैं। हमें खुद ही सारे रास्ते भी खोजने हैं, और हमें ये भी चेक करना है कि मेरे से क्या कमी रह रही है, ये भी चेक करना है कि क्या गलत हो रहा है, और उसके सारे समाधान निकालने हैं। विश्लेषण करना होगा, पहचानना होगा, खुद ही पहचानना होगा। क्योंकि दूसरे तो बहुत सारे रास्ते बताते ही रहेंगे, लेकिन आपकी जो भाव दशा है, आपके जो निर्णय है जिंदगी के, उसके हिसाब से हर इंसान का रास्ता थोड़ा बहुत भिन्न हो सकता है। प्रकृति बड़ी ही बड़ी विचित्र है ये। इतनी विविधताएं इस धरती पर बनाई गई है। अगर अरबों जीव बनाए होंगे तो अरबों जीव में विविधता है, एक रूपता है ही नहीं कि वो सब कुछ, इतने इंसान धरती पर है तो एक रूपता नहीं है कि सबका एक सोच है, सबकी एक दिशा है, सबका एक चेहरा है, सबका एक स्वरूप है। नहीं है, ये रचना ही नहीं। कोई एक मार्ग बताने वाला इस धरती पर ऐसा आ जाएगा जिस मार्ग पर सभी चलकर राह खोज लेंगे, ये रचना ही नहीं है, ये रचना ही नहीं है। तो फिर हम को क्या करना पड़ेगा? हमारी सबकी भूमिका को जिंदा करना पड़ेगा, या और बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना पड़ेगा, और अपने निर्णयों को मजबूत करना पड़ेगा। मुझे जो समझ में आ रहा है, और मुझे आप सबका सहयोग मिले। ऊपर वाला तो बताता नहीं है कि आप खुद ढूंढो कि आप में क्या कमी है। आप में से कोई साथी बताएंगे तो मेरे लिए एक सुविधा होगी, अन्यथा मुझे तो खोज करनी ही है, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य नहीं, वो मेरी जिम्मेदारी है। भले ही हम एक अलग अलग रचना के हैं, भले ही हम अलग अलग भाव दशाओं के हैं, लेकिन जो काम हम कर रहे हैं उसमें ये सब अलग को हमें उस तरह से, क्योंकि तरीके अलग हो सकते हैं, सोच अलग हो सकती है, लेकिन मकसद
तो एक ही है। तो ये भी एक सत्य है कि मकसद हम सबके एक हो सकते हैं, लेकिन काम करने के तरीके भिन्न भिन्न हो सकते हैं। काम करने के तरीके भी एक हो सकते हैं, लेकिन बात करने का तरीका सबका भिन्न भिन्न होगा। देखो कैसी रचना है, अजीबो गरीब रचना, कैसी अजीबो गरीब रचना है कि हम जो बोलते हैं तो सबका बोलने का लहजा अलग अलग दिया ऊपर वाले। इतने करोड़ों अरबों इंसान है, और सबका अलग अलग लहजा दिया, अलग अलग विचित्रता दी। तो सबसे अहम बात यह है कि हमें पूर्ण जिम्मेदारी से अपने कार्य में संलग्न होना पड़ेगा। इशारे तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन समाधान हमें खोजना पड़ेगा। अब दो बातें होंगी, कहीं न कहीं कंफ्यूजन भी होता है। जब जब सही सत्य को हम ढूंढने की ओर जाते हैं तो बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन कि हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं एकता की, एक तरफ बात कर रहे हैं एक मकसद की, एक तरफ बात करते हैं कि सभी साथी मिलकर एक मार्ग पर चले, एक दिशा में चले। तो क्या वह सत्य है कि ये सत्य है कि हम सबका अलग अलग अंदाज है, सबके भाव अलग अलग है? अब इन दोनों सत्यों के आधार पर हमें निर्णय लेने पड़ेंगे। और इसमें थोड़ा सा भी हम गलत समझ गए बात को, तो बात सुलझने की बजाय बात और उलझ जाएगी। इसको मैं एक एग्जांपल से क्लियर करने की प्रयास करता हूँ। मैंने सिंह साहब को बोला कि आपको अभियान प्रचार में ऐसे ऐसे बात करनी। मैंने सिंह साहब को बोला, मैंने सभी को बोला, और ऐसी बात करनी है कि जिससे भी हम बात करें तो उसके अंदर एक देश हित की एक अच्छी भावना का मैसेज जाना चाहिए कि ये लोग कोई बहुत अच्छा कार्य करते हैं और ये झूठ नहीं बोलते हैं, इनके प्रोडक्ट वाकई में बहुत अच्छे हैं, इतने सारे प्रमाण ये दिखा रहे हैं, इतना सारा अभियान के बारे में बता रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा अभियान है, ऐसा मैसेज जाना चाहिए। ये हम सबको एक दूसरे के साथ ये बात शेयर कर रहे हैं। तो अब मैं कहना जो चाह रहा हूं वो मैं बता देता हूं। हम सबका मकसद एक हो सकता है कि अच्छी तरह से बात जानी चाहिए, सब हमारे से प्रभावित हो, उनमें एक विश्वास अर्जित हो। ये मकसद तो हम एक कर सकते हैं, लेकिन तरीका तो सिंह साहब का बात करने का थोड़ा अलग हो सकता है, और रमेश भैया का अलग हो सकता है, सुरेश भैया का अलग हो सकता है। वो तो एक हो ही नहीं सकता, वो संभव ही नहीं है। तो अब करना क्या है कि मकसद को नहीं बदलना है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि मेरा बात करने का तरीका ये है, और मुझे इस अंदाज से बात करके और मुझे वही मकसद हासिल करना है कि मैं जब किसी को बता रहा हूं तो वही प्रभाव जाए जो जाना चाहिए, जो इसका पर्पज है, जिससे हमारा काम सफल होगा। क्या मैं समझा पाया अपनी बात को? समझा पाया कुछ? क्योंकि हो सकता है सिंह साहब अपनी खोज करेंगे कि मेरी मास्टरी इसमें, मेरी मास्टरी इसमें है कि मैं उसके प्रमाण बहुत अच्छे से बता के लोगों को प्रभावित कर। रमेश बोलेगा कि मेरी मास्टरी इसमें है कि जब मैं बोलता हूं तो मैं इतना अच्छी तरह से कन्विंस कर पाता हूं कि मैं बहुत विश्वास पूर्वक बोल के कन्विंस कर पाता हूं। तो ये अलग अलग को अलग अलग पहचानना है कि काम वही होना चाहिए, रिजल्ट वही आने चाहिए, लेकिन मैं कैसे इस रिजल्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैं कैसे अपने साथियों को सिखा सकता हूँ, स्वयं को वो सारी चीजें समझ के वो सारे काम हमें करने पड़ेंगे।
और इसी दिशा से हम सोचेंगे, और हम ये मानते रहेंगे कि अभी जो हमने किया है उसको मानना नहीं है कि हम पूर्णता में आ गए। जब मानना बंद किया उसी दिन से हमारा प्रोग्रेस शुरू है, उसी दिन से हम आगे बढ़ते रहेंगे। और जिस दिन ये मान लिया कि मैं तो कर चुका हूं, दूसरों की वजह से मेरा काम नहीं हो पा रहा, उसी दिन ढेर कोलैप्स हो जाएगा, प्रोग्रेस रुक जाएगी, हम निराश हो जाएंगे, हम हताश हो जाएंगे, हम उल्टे सीधे निर्णय लेने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। तो जिंदगी बड़ी रहस्यमयी है, जिंदगी बड़ी रहस्यमयी है। और इस धरती पर ये हम जो आए हैं एक बहुत, तो फिर ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये वातावरण क्यों हो गया ऐसा, ये भी एक विषय है विश्लेषण का। कि जब हम इतने सक्षम हैं, इतना ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दिया है, फिर ये वीकनेस, ये कोई गलत आदतें, ये गलत इच्छाएं, ये कहां से आ गई इस धरती। तो साथियों, ये कोई आज का मामला नहीं है। हमारी रचना में दो मन, दो मन दिए गए, एक चेतन मन है, एक अवचेतन मन। चेतन मन का निर्माण तात्कालिक रूप से होता है, जैसे ये जन्म हमने लिया और इसमें ही चेतन मन हमारा कार्य करना शुरू करता है, और वो प्रतिदिन अलग अलग, मतलब प्रतिदिन वो उसका निर्माण होता है, ऐसा कह सकते हैं। आज कुछ सोच सकता है, कल कुछ बिल्कुल अलग सोच सकता है। चेतन मन का क्या है, आज कुछ बिल्कुल सोच सकता है कि आज मैं दिल्ली जाऊंगा, और थोड़ी देर बाद वो सोच सकता है कि नहीं, मुझे अब दिल्ली नहीं जाना है। यानी चेतन मन अपने निर्णयों को तत्काल बदल सकता है, लेकिन अवचेतन मन बहुत पुराने समय से उसकी प्रोग्रामिंग होती है, बहुत समय से, और बहुत समय से प्रोग्रामिंग होके, और वो चाहे कि मैं आज इस प्रोग्रामिंग को बदल देता हूं, तो ये असंभव तो मैं नहीं बोल सकता हूं, इतना मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए एक उदाहरण से समझते हैं, छोटे से उदाहरण से। मान लीजिए मेरे को क्रोध आता है, मेरी कोई डिजाइन किया हुआ नहीं है, चेतन मन नहीं कह रहा कि क्रोध करना है, लेकिन मेरा जो भी जन्मों जन्मों से कहो, बचपन से कहो, एक डिजाइन हो रखा है माइंड में कि कोई भी ऐसा मेरे स्वभाव के विपरीत कुछ करेगा तो क्रोध आता है। वो भी आप ही कर रहे हैं, ख्याल कीजिए जरा, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, हम ही कर रहे हैं। लेकिन अब आज आपने सोचा कि नहीं, अब बिल्कुल मैं प्रेम ही करूंगा, क्रोध नहीं करूंगा, तो वो तुरंत आप नहीं कर पाए, नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत लंबे समय की प्रोग्रामिंग होती है, और बहुत पुरुषार्थ और बहुत प्रयासों के बाद ही अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग चेंज हो सकती है। हालांकि इस कार्यशाला का उद्देश्य मेन वही है कि हम अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को चेंज करें। तो अब वो जो बात हम कह रहे थे कि हम क्यों नहीं अपने आप को चेक कर पाते हैं या समझ क्यों नहीं पाते हैं, क्योंकि हमने सदियों सदियों से क्या सीखा, दया के पात्र अपने आप को मान के हमने पुराने जमाने से चल रहे हैं कि राजा महाराजा है और बाकी जनता है, तो जनता का तो कोई वजूद ही नहीं है, जो भी है वो राजा है। तो हम अपने आप को कमजोर मान के और ये जिंदगी जीते आ रहे हैं सदियों से। तो माइंड प्रोग्रामिंग क्या हो रखी है, माइंड प्रोग्रामिंग हो रखी है कि काश ऐसा कोई मार्ग मिल जाए कि मुझे कुछ करना न पड़े और मेरे को सब कुछ मिल जाए। माइंड प्रोग्रामिंग क्या हो रखी है कि यार मुझसे कुछ होने वाला नहीं है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है,
शायद कोई कोई कृपा आ जाए, कोई मुझ पे दया कर दे, मुझे कोई मदद कर दे तो मैं भी चल सकता। कोई मुफ्त का कुछ मिल जाए, मेरे से क्या होने वाला है। ये इस तरह की कमजोर माइंड प्रोग्रामिंग होके हमारा अवचेतन मन में स्थायी रूप से इतना गहरे में हम बैठा हुआ है कि हम जो हमारे अंदर जो ये सक्षमता है इसको हम पहचान नहीं पा रहे। तो सत्य क्या है कि सत्य ये है कि न तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि आप बिल्कुल ऐसा का ऐसा करो, आप बिल्कुल ऐसा का ऐसा करो, वो कह रहा हूं तो मैं गलत, आप सोच रहे हो तो आप भी गलत। कि मैं भी इस फलाने लीडर के जैसे का जैसा बनूंगा, वैसा ही बोलूंगा, वैसी बात करूंगा, और वो सब कुछ करता है वैसा करूंगा, तो हम गलत सोच रहे हैं। और वो लीडर यदि सोच रहा है कि मैं सबको ऐसा का ऐसा बनाऊंगा, तो वो भी गलत। तो फिर सत्य क्या है? सत्य है कि हम सब मिलकर मकसद अपना निर्धारित कर सकते हैं कि हम सब इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और यही हम मकसद पूरा करेंगे। ये सत्य है, ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है? हम सब उस वातावरण को पैदा करेंगे, उस माहौल को पैदा करेंगे, और हम जो हमारी जो मानसिकता जो सदियों से कमजोर हो गई है, इस मानसिकता को बदलकर हम अपने असली जो स्वरूप है उसको सने 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 जिंदा करने का प्रयास करेंगे। एक दिन में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये कार्यशाला क्या कार्य है? बहुत सारे साथियों को लगता भी होगा, मुझे भी लगता है कई बार कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्यों मैं गुरुकुल गुरुकुल की बात करता हूँ, क्यों मैं साथियों को ऐसा बार बार निमंत्रित करता हूँ, ये सही है कि गलत है, मैं कई बार सोचता हूँ। तो कई बार लगता है कि ये गलत है। ऐसा जब नहीं, सबके परिस्थितियां साथ नहीं देती या जो भी वजह है, तो क्यों? जो अपनी बात कहनी है कह दो, स्पीच देकर रिकॉर्ड करके भेज दो, किताबों के माध्यम से कह दो, ये कह दो। फिर भीतर से जवाब आता है कि ये सब तो चेतन मन के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। चेतन मन के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं जो दूसरे आराम से किए जा सकते हैं। लेकिन वह जो अवचेतन मन, जो सदियों सदियों से जो मानसिकता जो बन गई है, उस प्रोग्रामिंग को चेंज करने के लिए लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। वो अभ्यास, वो एहसास, वो याद आना, वो याद दिलाना, वो बहुत जरूरी है। और वो निरंतर, क्या वो नियम है किसी भी माइंड प्रोग्रामिंग के लिए, औचित्य मन की प्रोग्रामिंग के लिए? सघनता, विश्वास, सबसे पहला विश्वास, पूर्ण प्रक्रिया, सघन प्रक्रिया, निरंतर प्रक्रिया, और दीर्घ काल तक प्रक्रिया। विश्वास होना चाहिए कि ऐसा होगा। अभी क्या है उससे कोई मतलब नहीं। अभी तो मुझे भी, जैसे मैंने बात की है, मैं अपना एक अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि अभी ऐसा लग रहा है कि ये होगा कि नहीं होगा, तो मैं गलत हूं। मुझे एक विश्वास लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा कि जरूर होगा। क्योंकि मैं अपनी जो कमियां हैं उसको दूर करूंगा, जो गलतियां हैं उसको ठीक करूंगा। मुझे ही खोजनी है। चाहे मुझे किसी से जानकारी लेनी है तो भी मुझे ही प्रयास करना है और मुझे ही खोजनी है। लेकिन ऊपर वाला कहता है मैंने तुमको उतनी क्षमता दी है कि तुम ये सब कर सकते हो, अपनी कमियां भी खोज सकते हो, बस अपने अहंकार को दूर रख के चलो इस जीवन यात्रा में। कि ये मत मान लेना कि मैंने कुछ कर लिया है। तो हमें ही खोजना है। और इस पाठशाला का, इस कार्यशाला का मकसद क्या है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्यों जरूरी है ये भी समझ गए होंगे। क्यों मैं अपने आप को ये नहीं समझा पा रहा हूं कि अगर नहीं कोई आना चाहते तो स्वतंत्र छोड़ दो। क्योंकि वो जो एक बहुत बड़ा जो कार्य करना हमें सबको, हमारी अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को करने का एक वातावरण, न तो वो जल्दी में हो सकता है,
न वह 1 घंटे की स्पीच सुन के हो सकता है, हो ही नहीं सकता। जो काम होने में सदियां लग गई, वो काम मिनटों में नहीं, संभव नहीं। लेकिन मैं सभी साथियों से आग्रह करता हूं, और जो विशेष तौर से जो काफी समय से इस कार्यशाला में आते हैं, थोड़ा आप विश्लेषण करें, क्या आपकी माइंड की कोई प्रोग्रामिंग, कोई अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग चेंज हुई क्या? जरूर आपको कहीं न कहीं नजर आएगा कि पहले भी ये बातें थी और अब ये बातें। यही इस कार्यशाला का मकसद है। कोई भी साथी मुझे गाइड करेंगे कि क्या और चेंज करना चाहिए, क्या कमी है, तो मैं एहसानमंद रहूंगा। नहीं भी करेंगे तो मैं जिम्मेदारी लेने की, मुझे जो आदेश मिला है तो मैं खुद खोज करूंगा, क्योंकि गलती तो है, कमी तो है। तो मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं ऊपर ऊपर की यात्रा नहीं कराना चाहता, मेरा वो मकसद नहीं है। ऊपर की यात्राएं तो बहुत है, पूरी दुनिया में भरी पड़ी है। ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ज्ञान तो बहुत है। हर कोई जानता है कि प्रेम करना चाहिए। वह तो चेतन मन ने जाना, वह चेतन मन ने सुना, वो चेतन मन ने निर्णय लिया। लेकिन जब तक अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग वैसी न होगी, तो इसको बोलते हैं एक स्वाभाविक क्रिया। प्रेम स्वाभाविक होना चाहिए। आप सोच के प्लान नहीं कर सकते कि मुझे इससे प्रेम करना है। ये स्वाभाविक, और स्वाभाविक कैसे होता है? अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग से। और ये कैसे होती है? ये एक लंबे, जो बोला ना, विश्वासपूर्ण सघन प्रयास और लगातार दीर्घ काल तक, बार 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 बार, थोड़ा कुछ आज होगा, थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा, थोड़ा कल आएगा, थोड़ा जब चेतना जागृत होगी उससे और आने लगेगा, और आने लगेगा। फिर हम खुद जब अपने निर्णायक बन जाएंगे, खुद में जब वो चेतना आएगी, तो फिर हम खुद अपने माइंड की प्रोग्रामिंग खुद करना सीख जाएंगे। इसलिए अपन बोलते हैं सूक्ष्म का अभ्यास। सूक्ष्म के अभ्यास में बड़ी ताकत है। जब आप थोड़ी देर अपने अंदर डूबते हैं ना, जब आप अपने अंदर उतर के देखते हैं, तो आपकी अवचेतन मन में बहुत सारी प्रोग्रामिंग बहुत फास्ट होती है। सुन के जान के होती भी है कि नहीं होती, ये भी पता नहीं है, और होती है तो बहुत स्लो होती है। लेकिन जब हम अपने आप को ध्यान में ले जाते हैं, बाहर की दुनिया से मुक्त होकर अपने भीतर उतरते हैं, तो वो अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग बहुत फास्ट होती है, बहुत त्वरित होती है, बहुत। और वही एक मार्ग, मात्र रास्ता है। तो जिस दिन हम स्वभाव से वैसे हो जाएंगे, जो आरसीएम के लिए जैसा स्वभाव चाहिए, और आरसीएम ही क्यों बात करें, जो जीवन के लिए जैसा स्वभाव चाहिए। आज हम प्राण गीत के माध्यम से बात तो कर लेते हैं कि खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, और हम एक दूसरे के साथ बने, सबका वो करें, तो ये तो सुन रहे हैं ना। लेकिन वैसे ही हम भीतर से हो जाए तो कितना मजा आ जाए। आए कि नहीं आए, बोलो। कि प्रेम ही प्रेम उमड़ता है, कोई नफरत आती नहीं है। कोई गलती होती है तो माफी मांगने में संकोच नहीं होता है। अहंकार किसी को है ही नहीं, एकदम सरल सीधे। और बच्चों में भी वही संस्कार जा रहे हैं, चारों तरफ वातावरण भी वही बन रहा है। तो कितना मजा आ जाए, तो कितना आसान है ना सुनने में। अभी हम सब वादा भी करेंगे तो कितना आसानी से वादा भी कर लेंगे। लेकिन ये सब स्वाभाविक तौर पे नहीं होगा। जब हमारा मन आकृष्ट नहीं होगा, हमारे से उसके अलावा कुछ होगा ही नहीं, तब जाके ये चीजें संपन्न होगी। अन्यथा हम फिर बाहर जाएंगे, फिर कभी इधर उधर जाएंगे, वही
तुच्छ इच्छाएं हावी हो जाती है। वही किसी को देखा कि यार वो ऐसा है, देखो उसको कितना सम्मान हो रहा है, उसकी क्या बात हो रही है, और हमारा मन फिर आकृष्ट हो जाएगा, फिर गलत इच्छाएं पैदा हो जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पे वो माइंड की प्रोग्रामिंग होना बहुत जरूरी है। एक दिन में सब कुछ हो जाएगा परिवर्तन, नहीं होगा, दीर्घ काल। और मैं तो कहता हूं जन्म भी लग जाए और ये परिवर्तन आ जाए तो भी सौदा घाटे का नहीं, ये सौदा घाटे का नहीं। हम उस असली जगह तो पहुंचे, उस असली मार्ग पे तो आए, उस असली जीवन को तो जी पाए। ये कितना जरूरी है, हम सब कितना महसूस कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो ऐसा है, कि वो ऐसा है, कि लोग कैसे हैं, ये फलाना कैसा है। उस शायद समाधान हम निकाल पाएंगे ना निकाल पाएंगे, लेकिन अपने को तो चेक कर लो भाई, अपने को तो बदल लो। फिर दूसरों को बदलना तभी शुरू हो पाएगा जब हम अपने आप को बदल पाएंगे। पर एक ऐसा वातावरण, आरसीएम कुछ नहीं है, सिर्फ एक ऐसा माध्यम है जहां से हम कम से कम, अब कौन क्या करेगा वो तो मैं नहीं जानता हूं, पर एक ऐसा माध्यम ऊपर वाले ने दिया है जहां कम से कम इस तरह के विचारों को तो अपने जीवन में शामिल कर सकते। यही बहुत है, यह भी कम नहीं। तो गुरुकुल की जब मैं बात करता हूं तो बहुत सारे साथियों को लगता, मुझे खुद को लगता है, आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं है, ऐसा लगता है जैसे मेरा कोई, मैं ऐसा गलत कर रहा हूं, जैसे मुझे ऐसा फील आता है, अनेक बार आता है, एक बार नहीं आता है, अनेक बार आता है कि कहीं मेरा ये अहंकार है, या मेरा लोगों को परेशान करना है, या मेरा कोई स्वार्थ सिद्धि है, या मुझे कोई अपना वर्चस्व स्थापित करना है, क्या है। लेकिन मैं ऑनेस्टली ईमानदारी से बोलता हूँ, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मुझे यही एक रास्ता नजर आता है जहां से हम अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को कर सकते हैं। और इसमें दो सहयोग मैं आपसे चाहूंगा कि आप पूरे निर्भर न हो, आत्मनिर्भर बने ना, इशारों को पकड़े, और ये आप इस रहस्य को समझें कि इंसान का जो डायरेक्शन, जो दिशाएं निर्धारित होती है, वो चेतन मन के ज्ञान से, जानने से, सोचने से, निर्णय कुछ नहीं होता। हमारा अवचेतन मन, ऊपर वाले ने क्या इशारा दिया था, मैंने बोला कि ये आपने काम तो दे दिया, वो बोलता है काम मैं नहीं देता हूँ, तुम्हारे अपने निर्णय, तुम्हारे अपने शौक है, तुमको जो अच्छा लगता है वही तुम करते हो। तो ये जैसे एक अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है कि मुझे वो अच्छा लग रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, किसी ने दिया नहीं है, ये मुझे अच्छा लगता है, तो ये मेरी प्रोग्रामिंग है कि मुझे अच्छा लग, मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूँ, ये मुझे किसी ने आदेश नहीं दिया, ये मेरी एक इच्छा है, मेरी अवचेतन मन की कोई प्रोग्रामिंग है। मेरे ऐसे भाव उमड़ रहे हैं कि मैं बहुत सारे साथियों का दोस्त बन पाऊं, और मैं एक ऐसा माध्यम बन पाऊं तो मेरा जीवन का एक छोटा मोटा कुछ उपयोग हो जाए। तो सब मैं अपने लिए कर रहा हूं, मैं किसी और के लिए कुछ नहीं कर रहा हूं। ये मेरा एक प्रोग्रामिंग, मेरा स्वभाव है, मेरी नियति है। जैसे एक आम का वृक्ष है, उसकी नियति है वह आम के फल देने की, और जिस बबूल का वृक्ष है उसकी नियति है कांटे देने की। मेरी नियति है, मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं कोई परमार्थ नहीं कर रहा हूं, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी खुशी के लिए कर रहा हूं मैं। और खुशी भी मत छोड़ो, मेरी नियति ये है, मेरी नियति ये है, मैं ऐसा ही बनाया गया हूं, ऐसा ही हूं। तो इसलिए मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं न किसी का कोई गुरु हूं, न कोई आपको सिखाने वाला हूं। हम सब अपने आप में एक गुरु हैं, हम सब अपने आप में सीखने वाले हैं।
हम सबकी अपनी एक जिम्मेदारी है, सबका एक बोध है। और आप अपने अपनी नियति को पहचानिए, अपने अपने कर्म निश्चित कीजिए। किसी एक व्यक्ति, मतलब ईश्वर तो ये बोलता है कि मैं भी कुछ नहीं करूंगा तुम्हारा, तो मैं तो क्या औकात है। तो इसलिए मैं कुछ भी नहीं हूं, मुझे आप बिल्कुल भूल जाइए। मैं कुछ भी नहीं हूं, आप सब संपूर्ण है, सभी संपूर्ण है इस धरती पर। तो आप अपने आप को, अपनी नियति को समझिए। और आपको लगता है कि मेरी नियति सही नहीं है, तो फिर आपको दीर्घ काल तक अपने माइंड की, अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में लगना होगा। अगर किसी की प्रवृत्ति चोरी करने की है और वो चाहता है कि मेरा ये ठीक नहीं है, तो फिर उसको ऐसे जल्दी से नहीं होगा कि कल से वो, और कल से कर लेता है तो वो उसका पुरुषार्थ है कि वो अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को इतना जल्दी चेंज कर पाता है। लेकिन जो नियति है, जो भाव है, जो प्रोग्रामिंग है, उसको बदलने का उसी को प्रयास करना पड़ेगा। किसी और का ज्ञान काम नहीं आने वाला है। और हम जिंदगी में शायद कहीं ना कहीं ये गलती हो रही है, मुझसे भी हो रही है, कि हम कुछ बाहरी ज्ञान से अपने आप को पूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। ज्ञान तो भीतर है ना, चेतना तो भीतर है, चेतना भीतर है। समाधान कहाँ है? समाधान भीतर है। कब आएंगे? जब आएंगे कि जब मैं ये मानूंगा कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा हूं, मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, तब आएंगे। अब जैसे ही मैंने ये सोचा कि मैं तो बहुत कुछ कर, सारे समाधान विलुप्त हो जाएंगे और समस्याएं हावी हो जाएगी। जैसे मैं सोचूंगा मैंने कुछ नहीं किया है, समाधान पैदा होने लगते हैं। तो मेरे साथियों, मुझे माफ करना, बिल्कुल माफ करना। मैं कुछ भी लायक नहीं होते हुए भी अपने आप को लायक बना पा रहा हूं आपकी वजह से। अगर आप नहीं हो तो शायद मैं इस जीवन को कभी समझ ही नहीं पाता, क्योंकि मैं तो कुछ था ही नहीं। मैं पुरानी याद करूं तो मैं कुछ भी नहीं था, मेरा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं। और मैं ही इन्हीं कमजोर धारणाओं से मैं भी जीता था। कोई सोच नहीं, कोई दिशा नहीं। पर आप जैसे जैसे मुझे नजर आते हैं, तो मैं रियल बताता हूं, मेरी प्रेरणा का माध्यम सिर्फ आप। मैं आज कुछ हो पाया हूं, कुछ सीख पाया हूं, कुछ जान पाया हूं, वो सिर्फ और सिर्फ सिर्फ आपके अलावा कोई है ही नहीं, कारण ही नहीं। इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं हर साथी का। आप सब में मुझे वही दिखता है, वो रब दिखता है, वो ईश्वर दिखता है, वो दिव्य आत्मा दिखती है। फिर आप बोलोगे कि अगर हम दिव्य दिखते तो आप हमें रोक टोक क्यों दे देते हो? वो एक मित्र का है, वो एक मित्र वाली नियति जो है वो आगे आ जाती, एक पिता वाली नियति आ जाती, एक सखा वाली, एक भाई वाली, कि नहीं, मेरा भाई, मैं ऐसे नहीं देखा जाता, मैं उसको ये गलती पे मेरे को याद दिलाना चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। अन्यथा कोई किसी के प्रति मैं कोई कमजोर भाव मैं तो रखना चाहता हूँ और रखा है, तो भी मैं आज मुक्त होना चाहता हूँ। मैं सभी में वो दिव्य दर्शन करना चाहता हूँ। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को यही विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। धनराज प्रणाम जी। सर। जी। जी। हाँ। तो
थोड़ा सा एक हम सबसे पहले चलते हैं हमारे मैनेज सीनियर कर की। लेंगे। जी सर। ये मैं सब साथियों से आग्रह करूंगा कि हम कुछ इस तरह से मैनेज करें कि हम सबको सुन पाए, सभी को। अ, ये एक मैंने महसूस किया, जो मैं आपको बता देता हूँ। ये पता नहीं क्या बनाया है कि आपका बोलना भी आपकी सोच को जागृत करता है। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है। अगर मैं नहीं बोलता तो मेरी सोच भी शिथिल रहती है, क्योंकि वो आवश्यकता ही पैदा नहीं होती कि आप कुछ सोचो। आवश्यकता कब पैदा होती है? जब आपको बोलना होता है। और इसी कार्यशाला में ऐसा व्यवस्था करें आप कि सब सब बोले और सबका नंबर भी आए। तो एक बार कोशिश करें कि जैसे एक दिन कोई बोले हैं तो 2-3 दिन, क्योंकि ये तो आप ही को कर सकते हैं ना। बाकी तो अभी कोई होस्ट तो ध्यान नहीं रख सकता कि आज किसको बुलाया, कल किसको बुलाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। तो सबसे पहले हम दिनेश सर को सुनेंगे। प्लीज वेलकम सर, दिनेश जी सर। फिर हम शुरुआत हाँ, करेंगे आगे। धन्यवाद धनराज जी और सर को प्रणाम। जैसा धनराज जी ने कहा कि कल का जो प्रोग्राम है रिपीट मैंने फिर वापस एक बार सुना, और कल क्योंकि दिन ऐसा था तो सर के विचार अलग थे, और नए नए उनको ऊपर वाला विचार देता है उसी तरह की वो हम सबको गाइड करते हैं। सर ने अभी एक बात कही, चेतन और अवचेतन मन, और ये बात सही है कि अवचेतन मन में प्रोसेसिंग लंबा है। और मैंने कल भी ये बात रिपीट की थी और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप थोड़ा सा आध्यात्मिकता से नहीं जुड़ेंगे, अवचेतन मन के विचार आपके चेंज नहीं होंगे। क्योंकि हर आदमी जानता है जब हम कुछ भी करते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है। मान लो किसी को गलत राय दे रहे हैं तो ये तो उसी समय हमारा चेतन मन कहता है कि ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन ये हम ज्यादा करते आए हैं। जैसे आ, इस अभियान के अलावा अगर हम बात करें जिंदगी की, हमने जॉब किया, व्यापार किया, तो मैं मीटिंग में भी हमेशा बोलता हूँ उस काम में आप किसी का अच्छा सोच भी नहीं सकते, और उसमें आप सच बोल के आगे भी नहीं बढ़ सकते। यही एक ऐसा अभियान है जिसमें आपको अपनी सोच पूरी परिवर्तन करनी पड़ेगी। और जैसा सर ने कहा अवचेतन मन, जैसा हम याद करें अगर जब स्कूल गए थे तो टीचर हमें दो का पहाड़ा उस दिन तक रोज रटाते थे जब तक वो पहाड़ा आपको रट ना जाए। जैसा इस गुरुकुल में भी हम चाहे कि आज सुन लिया ठीक है अब हमारे विचार चेंज हो जाएंगे, ये आपको बहुत लंबे प्रोसेसिंग तक आना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ तो हर रोज एक नई चीज मिलेगी। और जैसा सर ने कहा कि अभी या पिछले भी हम सर के वीडियो देखते हैं, और मैं भी आपको कहना चाहता हूँ कि हर चीज का एक पीक टाइम होता है जिसको हम सीजन बोलते हैं। जैसे शादियों में आ, सोने चांदी वाले का होता है, वो एक दिन भी खराब नहीं करता। मैं एक्चुअल मानव अधिकार में प्रदेश अध्यक्ष हूँ सर। तो मैं दिल्ली बैठता हूँ एक हफ्ता। तो मेरे को ये गर्व होता है आज की तारीख में कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड पे अभी गवर्नमेंट का भी फोकस है। और आरसीएम वालों को, हमें सबको ये गर्व होना चाहिए कि जितनी भी कंपनियां भारत में काम कर रही हैं अभी, जो हमारे रूल्स हैं, जिस तरह हम काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अभी आरसीएम को सबसे बड़ी दृष्टि में देखती है। उनको लगता है कि इससे साफ सुथरा प्लेटफॉर्म बाकी नहीं है। कानून लागू हो गया, धीरे धीरे वो उस पे एक्टिविटी करेंगे इस साल के बाद। तो हम जिस कॉन्सेप्ट में है, तो ये जो है डायरेक्ट सेलिंग मेथड का 24 और 25 पीक टाइम है, मतलब सीजन है इसका, कि हमें रिजल्ट भी लोगों को दिखाने पड़ेंगे। और सर ने कहा डुप्लीकेसी, जब आप फील्ड में जाते हैं अपने साथ दो लोगों को और उनको कहो कि जैसे हमारे गोल्डन 21 रूल है कि मैं जो लोगों से बात कर रहा हूं आप इसको ध्यान से सुनो, और 6-7 जगह बात करने के बाद 8वीं जगह उनको आप कहो कि आज आप बात करोगे मैं आपकी बात को सुनूंगा। फिर जहां हमें लगता है कि ये लाइन इन्होंने छोड़ दी वहां उसकी आप पूर्ति कर दो, क्योंकि इस सिस्टम में डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है। और
मैं तो जब ये कोरोना के बाद डिजिटल पे, तो उस समय परिस्थिति अलग थी, लेकिन अभी हमें फिजिकल पे ज्यादा काम करना चाहिए। और मैं कहता हूँ, क्योंकि सर तो फिजिकल गुरुकुल इसलिए अटेंड करना चाहिए क्योंकि सर के दिशा निर्देश हमें फिजिकल ज्यादा नहीं मिल सकते, क्योंकि वो ज्यादा जा नहीं सकते और हम बार बार भीलवाड़ा नहीं जा सकते। बाकी हम सब लोगों को भी फिजिकल फील्ड में रहना चाहिए। अब डिजिटल का सिर्फ एक गुरुकुल ही अटेंड करना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। बाकी हमें जो है सारा टाइम फिजिकल फिजिकल में जो ओरा हवा बनती है, जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, तो उसके रिजल्ट अलग है। और बिल्कुल जो सर ने कहा कि हमें अंदर से और विचार, बिल्कुल हम जब काम शुरू करते हैं तो उसी समय में ये तो निर्देश मिलता है ऊपर वाले का कि ये काम गलत कर रहे हो, वो बात अलग है कि हमारे अंदर कोई स्वार्थ है। और सर गुरुकुल अगर हम सब अटेंड करते रहे और कंटिन्यू करते रहे, तो ये धीरे धीरे विचार चेंज होंगे, क्योंकि अब चेतन मन का टाइमिंग थोड़ा लंबा होता है। और बहुत बहुत धन्यवाद सबको। धनराज जी, ओवर टू यू। थैंक यू। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद सर। सर। जी जी सर। सर। यस यस, कंटिन्यू। हाँ, आलोक सर आप आइए सर। कल दिन भर दिमाग में एक ही बात चलती रही कि जब कोई एक शख्स अपने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे सकता है, तो क्या हम अपनी तुच्छ शिक्षाओं का, अपनी गलत आदतों का बलिदान नहीं दे सकते? दरअसल कभी हालातों से हार कर, कभी संपर्क वालों की मत भिन्नता से खिन्न होकर, कभी दबाव में, कभी प्रभाव में, तो कभी भटकाव में, मैं संकुचित होता रहा, अपने आप में सिमटता रहा और गलत आदतों में, सुख के भ्रम में मन को भरमाता रहा। परिणाम ये रहा कि न माया मिली न राम। लेकिन अब जब आरसीएम गुरुकुल मां भारती के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए पूरी ताकत से लगा हुआ है, मैं भी अपने व्यवहार और आचरण, सोच और उद्यमशीलता, प्रयास और प्रभाव, संकल्प और सामर्थ्य, विश्वास और प्रेम के उत्तरोत्तर विकास के लिए कृत संकल्प हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारा चरित्र ओजस्वी हो, तेजस्वी हो, पुरुषार्थी हो, पराक्रमी हो, प्रखर हो, हमारी भावना में सुचिता बनी रहे, कार्यों में पारदर्शिता और निष्पक्षता रहे। तभी हम अपने आप को उस लायक बना पाएंगे जो आरसीएम के लिए होना चाहिए। तभी हम विश्व मंगल के लिए भी काम कर पाएंगे और तभी हम विश्व मित्र के रूप में अपनी पहचान बना पाएंगे। आमीन। ग्रेट ग्रेट सर। सर। थोड़ा थोड़ा सा सा मैं अपने अपने आप आप को को थोड़ा थोड़ा कम करना कम पड़ेगा, करना पड़ेगा, सबका सबका नंबर आए नंबर आए, तो तो इसलिए इसलिए संजय संजय कुमार कुमार प्रधान प्रधान सर, सर। आइए सर, आइए डायरेक्ट सर, बात डायरेक्ट करेंगे बात और करेंगे और जिनका भी जिनका भी मोबाइल मोबाइल खड़ा है खड़ा है वो वो ऑर्डर ऑर्डर कर कर लीजिए। लीजिए सर। धनराज भाई, आपके दो मोबाइल तो नहीं चल रहे? हाँ चलिए, आइए। नमस्ते गुरुदेव। अ, गुरुदेव, मैं आरसीएम को करते हुए जॉब को छोड़ दिया। यही धारणा था कि मैं कुछ सीख गया हूँ और मैं कुछ ज्यादा सीख गया हूँ, तो मैं जॉब को छोड़ दिया। अभी मैं विनर पोजीशन में हूँ, विनर में हूँ। तो मैं भुवनेश्वर में रह रहा हूँ, तो मेरे को यही लग रहा है कि मैं कुछ कर पाऊंगा। तो इस तरह मैं भुवनेश्वर आ गया। और जैसे कि ये जो धारणा है उसको लंबा समय लगेगा। क्या मैं जॉब छोड़ के गुरुदेव कुछ गलत किया? नहीं, ये फिर वही जवाब मिलेगा। इसको सही साबित करना या इसको गलत की ओर ले जाना, ये सब आपके हाथ में, किसी और के हाथ में नहीं है। क्योंकि जॉब तो कईयों ने बड़ी बड़ी भी छोड़ी है, आपकी शायद कितनी है मुझे पता नहीं है। परंतु ये किसी और, मैं तो कभी भी किसी को नहीं बोलूंगा कि आप जो छोड़ो, क्योंकि मैं बोलूंगा तो वो कहेगा कि आपके कहने से छोड़िए। आपका अपना स्वयं का निर्णय होना चाहिए और उस निर्णय को सही साबित करने की ताकत आपकी होनी चाहिए। ये कोई और से राय न तो लेना कभी भविष्य में, न किसी साथी को ये बोलना कि आप जो छोड़ दीजिए, ये हमारा कार्य ही नहीं है। तो भैया चलिए आगे बढ़ते हैं। जी हाँ,
चलिए आगे बढ़ते हैं सर। गणेश मंडल सर, सबका अगर ये मोबाइल चालू रहेगा फिर आवाज नहीं आएगी। आप भीलवाड़ा में हैं जी, अनम्यूट कीजिए सर एक छावड़ा बार। वालों को मत बुलाइए धनराज भैया, जी जी। वो हो नहीं थैंक पाएगा ठीक से। हाँ, दिनेश सर आप आइए जी। हाँ सर, आवाज नहीं आ रही दिनेश जी, दिनेश सिन्हा सर। हेलो, तो यह है सर हाँ आवाज। सर, जी जी। सर आज की कार्यशाला में सर ने जैसे बताया कि हमको अपने अवचेतन मन के प्रोग्रामिंग के बारे में बताए, और बहुत सारी जानकारी दी है सर ने। तो सर मैं निरंतर इसका अभ्यास कर रहा हूँ सर, क्योंकि नए भारत निर्माण की दिशा में अगर हमको आगे बढ़ना है तो अपने अंदर जब तक हम बदलाव नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसको अपनी प्रोग्रामिंग खुद करना है कि मैं नए भारत का निर्माण करके दिखाऊंगा। और सर मैं इस दिशा में जब से करना चालू कर रहा हूँ सर, जब से इसको रोज करता हूँ मैं अभ्यास, तो मेरे भीतर में वो भावना जाग रही है कि मैं इस दिशा में बहुत आगे बढ़ पा रहा हूँ और अपने साथियों में वो बात को मैं ट्रांसफर कर पा रहा हूँ सर। तो मैं बिल्कुल इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से और करूंगा, और मैं नया भारत निर्माण के साथ सर के साथ मिलकर इस अभियान को बहुत आगे बढ़ाऊंगा। थैंक यू सर। जी। और जो साथी कल बोल चुके हैं एक बार वो हैंड लोअर कर देंगे तो मुझे क्या आसानी रहेगी सबको बुलाने में। आइए सर, अहमद सर आप आइए जी। थैंक यू सर। पहले तो सर हम बहुत भाग्यशाली हैं, या फिर मेरे खानदान ने किसी ने कुछ अच्छा बहुत बड़ा काम किया होगा कि आसिम जैसा एक अभियान मुझे मिला कि हम देश के बहुत सारे घरों में जाके उनको आर्थिक आजादी दिला सके। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर। जी सर। आइए। हाँ, सनेश्वर सर आप आइए जी सर। गुरुकुल को नमस्कार। ये गुरुकुल में जब से हम आए हैं बहुत बड़ी, वाकई में सर अवचेतन मन की जो बदलाव होता है लगातार प्रयास करने से ही होता है। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छी बदलाव हो रही है। और हमें अभी दिनेश सर बहुत अच्छी बात कही कि हमें जूम में ये जो दिया जाता है एक ही करना चाहिए। हम लोग बार बार जूम करते रहते हैं, हमें फिजिकली भी मिलना सभी व्यक्ति से बहुत जरूरी होता है। और ये हम आज से प्रण लेते हैं कि फिजिकली बहुत साथी को मैंने आत्मनिर्भर बनाया और खुद को भी हूँ, लेकिन हम लाखों लोगों के घर में कैसे जाए इसका मैं बार बार अपने आप में प्रयत्न करते रहता हूँ। नमस्कार। जी ग्रेट सर। सलीम साहब मोबाइल को घुमाओ और आ जाओ आप। मोहम्मद सलीम साहब जी। जी आइए। आज सर की एक एक बात जो है बहुत बेहतरीन है। आरसीएम जैसा सिस्टम न दुनिया में कभी हुआ न कभी होगा। और सर बार बार बताते हैं हर इंसान के अंदर परमात्मा है, आत्मा है, वही परमात्मा है। अगर दुनिया का हर इंसान ये सोच ले कि मेरे अंदर परमात्मा है तो फिर उसके मुंह से कभी गलत अल्फाज नहीं निकलेंगे, किसी को गाली नहीं देगा, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी धोखा नहीं देगा। जब उसके अंदर परमात्मा है तो गलत कैसे बोल सकता है। तो आरसीएम के अंदर हमें बहुत कुछ है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि खुद खाना, खुद पीना, खुद सोना वो तो जानवर भी कर रहा है। तो क्या मालिक ने हमें जानवर बना के भेजा, हम इंसान हैं। और आरसीएम के अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं। बस हमें हर इंसान को गुरुकुल में आना चाहिए, लोगों को लाना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। इसी में फायदे ही फायदे, बहुत सारे फायदे हैं इसके अंदर। तो आरसीएम के अंदर बहुत सारा राज है। और सच्ची जिंदगी यही है कि दूसरों का भला करें हम। खुद के लिए तो हर इंसान करता है, और आज तक किसी ने ये नहीं सोचा जो हमारे किसी सर सोच रहे हैं, हमारे सर सोच रहे हैं। तो हमें भी यही करना है, इनकी बातों पे अमल करना है। बहुत अच्छी चीज है। और आरसीएम के अंदर आने से बहुत सारे लोग कामयाब हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। ग्रेट सर। समय भी हो गया सर, यस, समय कल हो गया। मिलते हैं। चलो थोड़ा सा मैं कुछ बात आपके साथ करूंगा कि ये जो व्यवस्था है वैसे तो आज मैं आपको ही देता, आपके ही बोलने का दिन था और कल जो बातचीत हुई थी उस पे, लेकिन क्योंकि आज भिलवाड़ा में एक स्पेशल टीम आई हुई है और स्पेशली उन्होंने सामूहिक तौर पे इसमें ज्वाइन किया हुआ है,
इस वजह से मैंने कुछ बातचीत, अपने दिल की बातचीत शेयर की है, जैसे भी है जो भी है। पर वो इस वजह से डिजाइन किया और थोड़ा सा ज्यादा भी समय लिया। परंतु कल आप सब अपनी अपनी तैयारी करके आए हैं। कल आपके हवाले है। आप 15 अगस्त के और 16 अगस्त के जरूरत हो तो आप वापिस सुने और अपनी थोड़ा सा कुछ तैयारी कर ले। और जो साथी बोल चुके हैं कल और आज, उसके अलावा, और कोशिश करें सभी आए जी, टर्न बाय टर्न। ये व्यवस्था कल से रहेगी। आज के लिए मैं माफी चाहूंगा क्योंकि थोड़ा सा हमने वक्त आपको दिया नहीं ज्यादा, और जो नहीं बोल पाए वो, उनको निराश बिल्कुल नहीं होना है। ये इसका डिजाइन ही है कि सभी बोले, किसी एक का बोलने से कुछ होने जाने वाला नहीं। अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं बोल के सबको ज्ञान दे दूंगा, तो मेरी गलतफहमी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो उसको बिल्कुल दूर करेंगे और कल आप तैयारी करके आए। और क्योंकि कल आप सब गुरु हैं, आपकी कही हुई बात आपके स्वयं के लिए प्रेरणादायक होनी चाहिए और सबके लिए भी प्रेरणादायक होना चाहिए। आप भी उससे कुछ सीखो, क्योंकि हम सबसे ज्यादा सीखते हैं अपनी कही हुई बातों से। तो आप भी सीखें और दूसरे को भी, सबको अच्छी लगे। कम शब्दों में सारगर्भित बात करें। और धीरे धीरे हम सब यहाँ पर जितने भी साथी आते हैं, कभी कोई आए, कभी कोई यूट्यूब पे देख रहे हैं, चलो आज कुछ बोलने की इच्छा है तो उस दिन थोड़ा सा अर्ली जूम पे ज्वाइन कर ले और यहाँ अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। जरूरी नहीं भी, क्योंकि सब तो यहाँ नहीं आ पाते हैं। और जो भिलवाड़ा में बैठे हुए हैं, बहुत सारे साथियों ने हैंड रेज भी किया था, पर जानबूझकर नहीं बुलाया क्योंकि वहाँ हॉल से जब बात करते हैं तो वो उतनी क्लियर हो नहीं पाती है। पर आप भविष्य में जब सिंगल से ज्वाइन करेंगे तो आप से हम सभी की बातचीत जरूर सुनेंगे। इसी के साथ आज यही विराम करते हैं। गुरुकुल सत्र निरंतर चलता है, 365 दिन चलता है, इसी समय चलता है। यही इसका वो आईडी वगैरह सब कुछ है। और आप सबका इसमें बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लगे तो आप बाकी साथियों को बुलाने के लिए लगातार प्रयासरत रहें। प्रयास जारी रखना पड़ता है। मैंने देखा कि आप प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, तो कुछ न कुछ होता रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे। जी सर। और दलाल। हाँ। जी सर।